हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है सुनील सर की क्लास में। एक बार आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं पूजा एकेडमी के चैनल पर। जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे हो, आज का जो टॉपिक है हमारा, क्या टॉपिक है? कैश बुक का टॉपिक है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कैश बुक का सिंगल कॉलम वाला टॉपिक समझाया था और एक क्वेश्चन भी बढ़िया वाला लेकर समझाया था सारा चीज। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो डबल कॉलम कैश बुक से है, जो कि एग्जाम में आता ही आता है। मैं यहां पे लिख देता हूं एग्जाम, ये डबल कॉलम है, डबल कॉलम यहां लिख रहा हूं मैं एग्जाम्स। ये आएगा भाई, आएगा आएगा आएगा, याद रखना, ठीक है। जो आएगा तो भैया ध्यान से समझना पड़ेगा, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आपको पूरे वीडियो में बने रहना है और अच्छे तरीके से समझना है। और हाँ, नोट्स बनाते रहना भाई, नोट्स अपने जरूर बनाते रहना, क्योंकि हम 11th में हैं, हमारा बेस बन रहा है अभी। तो बेस में हमारा बिल्कुल सब कुछ एकदम अप टू डेट नोट्स होने चाहिए, ताकि हम कभी भी एग्जाम के टाइम पे ऐसे एक बार ऐसे खोलें तो हमें उसको दोबारा से रिकॉल करने में, माइंड को रिकॉग्नाइज करने में कि किस चैप्टर में क्या पढ़ाया गया था, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और हमारे वीडियोस यदि आपको अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई टॉपिक, जो भी टॉपिक हमें बताया जा रहा है बड़े अच्छे से बताया जा रहा है, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। क्या है? पूजा एकेडमी। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं टॉपिक पे। तो बच्चों चलते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक है कैश बुक का डबल कॉलम। ठीक है, सिंगल कॉलम हमने पढ़ लिया था। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया ताकि वीडियो लेंदी ना हो। ठीक है, फॉर्मेट में आपको दिख रहा होगा डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश और बैंक। डबल कॉलम क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि इसमें एक कैश का कॉलम अलग होता है और बैंक का कॉलम अलग होता है, इसलिए इसको डबल कॉलम कैश बुक कहा जाता है। आप भी देखो ध्यान से, यहाँ पे क्रेडिट साइड में भी कैश और बैंक का कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारा डबल कॉलम का फॉर्मेट है। अब मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन को करना कैसे है, डबल कॉलम को करेंगे कैसे, ये हमें समझना है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि किस एंट्री की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है कैश बुक के डबल कॉलम के अंदर। और एक चीज याद रखना, एक लाइन तो हमेशा याद रखना है, नगद वाले डिस्को, उधार वाले खिसको। ठीक है, यानी सिर्फ नगद वाली एंट्री होगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस वाली एंट्री इसके अंदर जाना ही नहीं है, क्योंकि कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शन वाली एंट्री जाती ही नहीं है। समझ में आ रही बात? सिर्फ कैश और बैंक से जो ट्रांजैक्शंस हुए होंगे हमारे बिजनेस के अंदर, वही एंट्री जानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होगी हम समझते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना दिया है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन समझा रहा हूं कि यदि क्वेश्चन कैसे लिखा होगा तो हमें ट्रीटमेंट कैसे करनी है, कैश बुक में कैसे आपको शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जब भी क्वेश्चन की शुरुआत होगी बच्चों, जैसे मान लो अप्रैल फर्स्ट में लिखा है कैश इन हैंड। मेरी बात ध्यान से समझना भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कैश इन हैंड 10,000 है और कैश एट बैंक लिखा हुआ है 15,000। मान लो क्वेश्चन ऐसे चालू हुआ हमारा, यानी हमारे बिजनेस की पोजीशन बता रखी है कि भाई शुरुआत में कैश इन हैंड 10,000 है और बैंक में जो है 15,000 रुपए है। जब भी क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे हो तो आपको वहां पे अप्रैल फर्स्ट लिखकर डेबिट साइड में लिखना है टू बैलेंस बीडी। मेरे बच्चों को पता होगा बैलेंस बीडी क्यों लिखते हैं। बैलेंस बीडी क्यों लिखते हैं? ओपनिंग बैलेंस को बैलेंस बीडी बोला जाता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। और बैलेंस बीडी क्या होता है? जो अमाउंट सब्ट्रैक्ट करके निकाला जाता है, एंड ऑफ द मंथ आपके पास जितना बैलेंस बचता है ना, वो आपका क्या होता है? बैलेंस बीडी। तो ये बैलेंस बीडी यानी शुरुआत, उस महीने की शुरुआत में कैश में तो 10,000 था और बैंक में था कितना? 15,000। तो कैश में डाल दिया 10,000 और बैंक में डाल दिया 15,000। आई होप समझ में आ गया होगा। अब यदि मान लो क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे हो गई, कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000, बैंक रुपीज 20,000। मान लो क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे होगी
कि बिजनेस की स्टार्टिंग की गई है 1 अप्रैल को 10,000 और 20,000 बैंक बैलेंस से, तब आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे, तब आपको बैलेंस बीडी के जगह पे टू कैपिटल अकाउंट लिखना होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी होगी भाई, मैंने कहा था सभी दर्द की एक दवा अकाउंटेंसी के अंदर, जर्नल एंट्री। क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो देखो कैश 10,000, 20,000, हमारे बिजनेस का कैपिटल बन रहा है 30,000 का। इसका मतलब कैश और बैंक कितने से डेबिट हो रहा है, 10 और 20 से, इसलिए डेबिट साइड में कैश में 10 डालेंगे, कैश में 10 डाल देंगे और बैंक में डाल देंगे 20,000। समझ में आ रही बात या नहीं? यानी क्वेश्चन की शुरुआत इस तरह से होगी या ऐसे होगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये चीज है, आप याद रखना। कैपिटल आपको ना रीजन लिखना होता है कि कैश और बैंक डेबिट किस रीजन से हुआ, हमेशा अपोजिट साइड वाले का नाम लिखा जाता है। जब भी हम बुक बनाते हैं या लेजर बनाते हैं तो अपोजिट वाले का नाम लिखा जाता है कि किस कारण से, किस रीजन से वो डेबिट हो रहा है। तो कैपिटल के रीजन से हुआ, इसलिए टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कभी भी आप कैश बैंक बना रहे हो ना, तो वो बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है, तो किस रीजन से हो रहा है, वो घट रहा है तो किस रीजन से हो रहा है, वो लिखना होगा आपको। जैसे आपने फर्नीचर खरीदा होगा तो पैसे गए होंगे, तो बाई फर्नीचर लिखेंगे। तो ये मैंने आपको बता रखा है पिछले लेक्चर में। जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो हमारा पिछला लेक्चर जाकर जरूर देखें, उसमें सिंगल कॉलम कैश बुक मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब मान लो क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे हो जाए, ये तो बात रही कि क्वेश्चन ऐसे आए या ऐसे आए, या फिर क्वेश्चन ऐसे शुरुआत होता है, कैश इन हैंड ₹5,000 मान लो, और कैश इन हैंड हो गया, और बैंक ओवरड्राफ्ट रुपीज मान लो 5,000 है, मान लो ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब यहां पे आप ध्यान से देखो तो यहां पे लिखा है कैश इन हैंड 5,000 है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस इन बैंक अकाउंट। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है कि बैंक अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है। क्योंकि बच्चों आप 11th में हो तो मेरा फर्ज बनता है एक बार बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में बता दूं कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या चीज है। ठीक है, सबसे पहली बात बताऊं कि बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी करंट अकाउंट, जो बैंक के अंदर करंट अकाउंट खुलवाता है उनको बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे कुछ ज़्यादा भी आप निकाल सकते हो, एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक आप नेगेटिव बैलेंस में भी जा सकते हो। ठीक है, जैसे कई बार प्रीपेड मोबाइल होता है तो उसमें जितना बैलेंस है उसमें हम माइनस में भी बैलेंस ले जाते हैं, कई बार लिमिट होता है कि इतने तक आप माइनस में भी जा सकते हो। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आपका जो बैंक बैलेंस है ना वो माइनस में गया हुआ, मतलब आपके ऊपर लाइबिलिटीज और बनती है, आपके अकाउंट में जितना पैसा था ना उससे ज्यादा आपने निकाल लिया है बैंक से। तो लेकिन इसकी लिमिट होती है, बैंक टू बैंक वेरी करती है कि कितने लिमिटेशन तक वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं। समझ में आ रही बात? तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, हमारा नेगेटिव बैलेंस होता है। आपको याद रखना है कि कैश इन हैंड या बैंक ओवरड्राफ्ट जब क्वेश्चन ऐसे आए, देखो बच्चों मैंने ना ये तीनों तरीका इस फॉर्मेट में समझा दिया कि आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, यहां पे लिखेंगे हम टू बैलेंस बीडी, यानी कभी भी कैश इन हैंड, बैलेंस इन हैंड ऐसे आ जाए तो बैलेंस से दिखाना होगा आपको। कितना 5,000 हो गया। और बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट का याद रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाई बैलेंस बीडी। ओवरड्राफ्ट का बैलेंस नेगेटिव होता है इसलिए क्रेडिट साइड में हम इसका बैलेंस दिखाएंगे। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होती है। तो क्वेश्चन की शुरुआत इन तीन टाइप से होगी। आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे ना बुक के अंदर, आपको इन तीन टाइप से शुरुआत, या तो ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा, या ऐसे लिखा होगा, या फिर ऐसे लिखा होगा। तो आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा कैश बुक के अंदर। कैश इन हैंड कैश एट बैंक है तो बैलेंस बीडी से दिखाना होगा। ठीक है, और यदि कमेंस बिजनेस से है या बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज ये या बैंक है तो आपको किससे दिखाना होगा, टू कैपिटल अकाउंट से दिखाना होगा। और ओवरड्राफ्ट वाले सिचुएशन में आपको याद रखना है कैश का बैलेंस और डेबिट में डालना है, बट बैंक का बैलेंस किधर डालना है, नेगेटिव साइड में, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है।
समझ में आ गई बात? हाँ जी, आगे चले। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान बच्चों याद रखना कि मेरी कोशिश यही रहती है कि भाई लेक्चर ऐसा हो जिसके अंदर सारे पॉइंट आ जाए लगभग, ठीक है। तो मेरे तरफ से हमेशा पूरा एफर्ट रहेगा आप लोगों के लिए, आप लोगों को पूरे लेक्चर में अच्छे तरीके से समझते हुए जाना है, ठीक है। और YouTube तो एक ऐसा मतलब मीडियम है कि जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, एक बार वीडियो बन गया ना, आप उसको मान लो कई बार वीडियो हम पूरा नहीं देख पाते, थोड़ा देखा पीछे गए, मान लो कुछ बातें रह गई, हम पीछे जाकर अपने टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकते हैं। टेक्नोलॉजी का तो यही फायदा है, स्टोर हो चुका है, आप जब मर्जी उसको देख लो, पीछे जाकर बैकअप जाओ देख लो भाई क्या रह गई ये बातें, ठीक है। तो हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये इस तरह से क्वेश्चन की शुरुआत है। आगे चलते हैं, ये है हमारा मिस्टर इंपॉर्टेंट। क्या है भाई? मिस्टर इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिस्टर इंपॉर्टेंट बोले तो भैया ये पॉइंट बड़े ध्यान से समझना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना है। तो मिस्टर इंपॉर्टेंट है, ये मिस्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिस्टर इंपॉर्टेंट क्या है? मिस्टर इंपॉर्टेंट हम समझेंगे अब कॉन्ट्रा एंट्री। बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट पे थोड़े डाउट में रहते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से समझना। कॉन्ट्रा एंट्री कहां पे आएगा? आप हमेशा याद रखना, जब भी आप कैश डिपॉजिट करोगे बैंक में या बैंक से पैसा निकालोगे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा, मान लो अप्रैल 3 में डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। हमने क्या किया? कैश डिपॉजिट किया है बैंक में 5000, कैश डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? देखो बच्चों मैंने कहा है जर्नल एंट्री जिस बच्चे को आती है ना, सारे मर्ज की दवा है वो। कैश डिपॉजिट करोगे बैंक में तो इसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा गया बैंक में, हमारे पास से पैसा चला गया टू कैश अकाउंट। तो मैं आपको जर्नल एंट्री इसलिए लिख के समझा रहा हूं ताकि ना मुझे इस टॉपिक को पूरे अच्छे तरीके से समझा पाऊं मैं। तो आप ध्यान से देखो, कैश डिपॉजिट किया है बैंक में 5000 का, तो इसकी जनरल एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप देखो बैंक का भी नाम आ रहा है, बैंक का भी नाम आ रहा है और कैश का भी नाम आ रहा है। तो जब भी जनरल एंट्री में दोनों के नाम आ जाए ना, तो आप समझ जाना कॉन्ट्रा एंट्री वाला आ गया है, यानी आपको दोनों साइड में एंट्री जाएगी है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब था टू साइड एंट्री, दोनों तरफ एंट्री जानी है, लेकिन जाएगी कैसे आपको ये समझना है। देखो यहां पे बैंक क्या हो रहा है? डेबिट, यानी जब आप बैंक में पैसा डालोगे तो बैंक डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में बैंक वाले कॉलम में एंट्री करनी है। मैं इसको अलग कलर से कर देता हूं 5000 और लिखेंगे टू कैश अकाउंट। किस कारण से बैंक डेबिट हुआ? कैश के कारण से हुआ, ठीक है। मान लो अप्रैल 3 लिख दे रहा हूं मैं, यहां पे अप्रैल 3 लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे सी लिख देना LF वाले कॉलम में। सी का मतलब कॉन्ट्रा, जब टीचर चेक करता है तो जरूर ढूंढता है कि बच्चे ने सी लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। तो सी से कॉन्ट्रा होता है, उसे समझ में आ जाता है कि ये एंट्री उधर भी गई होगी, कॉन्ट्रा एंट्री गई होगी, ठीक है। दोनों साइड एंट्री जो होती है वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक है तो कैश और बैंक दोनों पे इफेक्ट आया है, ठीक है। यहां पे देखो क्या हो रहा है, कैश हो रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में कैश वाले कॉलम में एंट्री करनी है। कितने से? 5000 लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट। हमेशा अपोजिट वाले का नाम लिखना है कि कैश क्रेडिट हुआ तो किस रीजन से क्रेडिट हुआ, क्योंकि भैया हमने बैंक में पैसा डाला था इसलिए। तो बच्चों देखो कितना सिंपल है कॉन्ट्रा एंट्री, है ना। तो मिस्टर इंपॉर्टेंट ये बता रहा है कि भैया आपको ध्यान देना है कि क्या चीज है ये, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कॉन्ट्रा एंट्री क्या कब आएगी? कॉन्ट्रा एंट्री जब आएगी जब हमारा पैसा जमा हो रहा हो या पैसा हम बैंक से निकाल रहे हो। मान लो अप्रैल 5 में लिखा है विड्रू कैश ₹3000 फ्रॉम बैंक। क्या किया हमने? ये जनरल एंट्री ये क्या बता रहा है? ये लाइन क्या बता रहा है? ये लाइन बता रहा है कि भैया हमने बैंक से ना 3000 रुपये निकाल लिए। जब हम बैंक से 3000 रुपये निकालेंगे तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? बच्चों मेरा काम है आप लोगों को जनरल एंट्री करके अच्छी तरीके से समझाना, ठीक है। आप ध्यान देना बस मेरी बातों को। पैसा निकाला गया बैंक से तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? आपके पास पैसा आ गया,
क्या लिखोगे आप? कैश अकाउंट डेबिट। कहां से आया पैसा? टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट? 3000। 3000। अब बताओ, दोनों नाम आ गए ना? कैश का भी नाम आ रहा है जनरल एंट्री में और बैंक का भी नाम आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्या कि जब भी कैश और बैंक दोनों का नाम आ रहा होगा ना, आप समझ जाना कॉन्ट्रा एंट्री होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना? तो क्या करोगे? डेबिट साइड में जाओगे। डेबिट साइड में कौन से कॉलम में एंट्री करोगे? कैश वाले कॉलम में एंट्री करोगे। कितना डालोगे? 3000। ठीक है, क्या लिख दोगे? टू बैंक अकाउंट। कैश डेबिट हुआ, लेकिन किस रीजन से डेबिट हुआ? बैंक के कारण, क्योंकि बैंक से हमने क्या किया है? पैसे निकाले हैं। ठीक है, टू बैंक अकाउंट लिख दिया। मान लो अप्रैल 5 था ना, अप्रैल 5 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, सी लिखा है, सी का मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। आप ध्यान से देखो, बैंक हो रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में बैंक वाले में भी डालना है आपको 3000। क्या लिखना है? बाई कैश अकाउंट। बैंक क्रेडिट हुआ, किस रीजन से? क्योंकि कैश निकाला गया है वहां से, तो ये होती है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर हो ये बात? यानी जब भी आप पैसा निकालोगे या पैसा डिपॉजिट करोगे बैंक के अंदर, याद रखना, पैसा डिपॉजिट करोगे या पैसा निकालोगे, तो ऐसे जगह पे हम आपकी क्या आएगी? कॉन्ट्रा एंट्री। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि मनी विड्रू और डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर ऑफिस यूज या बिजनेस, यानी बिजनेस के लिए पैसा निकाला है या बिजनेस के लिए पैसा डाला है बैंक में, तब आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। क्लियर हो रही है बात? अब यही चीज मान लो ऐसे लिखा होता कि अप्रैल 6 विड्रू कैश ₹1000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं ना कि मैं आप लोगों को ना अच्छे से पूरे पॉइंट समझा के भेजूं भाई। वीडियो का मतलब मैं ये नहीं चाहता कि वीडियो में ऐसे ही लपेट के चले जाएं ना, पूरा समझ में आना चाहिए। ठीक है, तभी वीडियो आगे शेयर होती है, तभी बंदे को लगता है हाँ भाई सही है, सही चीजें बताई जा रही है। ठीक है ना? विड्रू कैश ₹1000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए 1000 रुपए निकाले हैं बैंक से। भैया पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तब तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। कहां से निकाला? बैंक से निकाला पैसा, टू बैंक अकाउंट। कितना निकाला? 1000। क्या यहां पे कैश और बैंक दोनों का नाम आ रहा है? अब आप समझ रहे होंगे नहीं आ रहा है। यानी पर्सनल यूज वाले केस में यदि आप बैंक से पैसा निकालते हो, तब वहां कॉन्ट्रा एंट्री आनी ही नहीं है। आप ये मत रट लेना पैसा निकाला, पैसा डाला, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं। ऑफिस यूज के लिए निकाला होगा या बिजनेस के लिए निकाला होगा, तो ही तो हमारी जनरल एंट्री में कैश और बैंक दोनों का नाम आ रहा होगा। जब पर्सनल यूज लिखा हुआ जाएगा, तब क्या आ रहा होगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो रहा है। मतलब जनरल एंट्री खुद बता रहा है, चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। चीख पुकार सुननी होती है, हमें चीख पुकार सुननी होती है कि क्या कह रहा है वो, उसी चीख पुकार को हमें यहाँ पे मतलब दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कैश और बैंक दोनों का तो नाम नहीं है ना पर्सनल यूज के लिए ना। तो पर्सनल यूज में आपको याद रखना है, तब कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। तब क्या हो रहा है? मेरा बैंक हो रहा है क्रेडिट, पैसा निकाला बैंक से, तब हमें क्या लिखना चाहिए? बाई ड्राइंग अकाउंट। ये कॉन्ट्रा एंट्री का पार्ट नहीं है। ठीक है, कितना? 1000। कौन सी डेट को है भाई? अप्रैल 6 को। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों चलते हैं आगे। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री होती है, और कुछ पॉइंट लेते हैं। अप्रैल 7 में लिखा हुआ है विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज अमाउंट ₹500। देखो पर्सनल यूज
डोमेस्टिक यूज, प्रोप्राइटर यूज, ये सब आपको चिल्ला चिल्ला के बता देता भैया ड्राइंग है ये बिजनेस से पर्सनल यूज निकालेगा, ड्राइंग है। तो पैसे हमने निकाले हैं 500 रुपये, यहाँ कहीं बैंक का नाम नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने अपने बिजनेस से पैसा निकाला है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिजनेस का पैसा निकला है। आई होप समझ में आ रहा होगा। यहां बैंक से नहीं निकाला है, हमने अपने बिजनेस में से 500 रुपये पर्सनली उसके लिए निकाल लिए। तो यहां पे इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बाई ड्राइंग अकाउंट अप्रैल 7। बच्चों आप डेट वाइज लिखते जाना, अपने नोट्स बनाते जाना, क्योंकि मैं बार बार इसको रब करके बार बार पॉइंट नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने इसको एक बार बना रखा है और पॉइंट यहां लिखता जा रहा हूं और समझाता जा रहा हूं। तो आप अपने नोट्स जरूर बनाना बच्चों, नोट्स बना के रखोगे ना, आपको याद रहेगा। अच्छा अप्रैल 7 में यह अमाउंट ऐसे लिखा हुआ था, तो इसकी ये ऐसे रिप्रेजेंट करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है, तो बाई ड्राइंग अकाउंट लिख देंगे, कितने का? 500 रुपीज का। तो डेट वाइज यदि आप लिखते जाओगे ना, तो आपको पता लगेगा कि अप्रैल 7 में जो मैंने लिखा था उसकी एंट्री कैसे पास हुई है, ठीक है। ताकि आप जब बुक के क्वेश्चन करोगे ना, तो इजीली कर दोगे, एकदम इजीली कर दोगे। बस पॉइंट को समझते रहना, पॉइंट समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रा एंट्री आपको कहाँ यूज करना है, ठीक है। यानी कॉन्ट्रा एंट्री वहीं पे यूज करना। चलो एक पॉइंट और ले लेता हूं, ठीक है। मैंने कहा है ना भाई, अधूरा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, ठीक है, साथ नहीं छोड़ूंगा, पूरा समझाऊंगा। एक चीज और देख लो, मान लो लिखा है विड्रीव कैश रुपीज 1000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ठीक है। यहां लिखा है 1000 रुपए हमने बैंक से निकाले हैं, वो भी ऑफिस यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए। ऑफिस यूज का मतलब हुआ बिजनेस के लिए निकाला है, तब कॉन्ट्रा एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इसकी जर्नल एंट्री हमारे बनेगी क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बच्चों हमें ना जर्नल एंट्री में आपको इसलिए कर करके बता रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि क्यों कॉन्ट्रा एंट्री आ रही है, ठीक है। आपको डायरेक्टली शो करना है, जैसे कि यहाँ पे ऑफिस यूज के लिए निकाला है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी पैसा आया होगा तो डेबिट साइड में कैश वाले कॉलम में एंट्री डालनी है। कितना हो गया? मान लो मेरे पास 1000 और 1000। तो आप ध्यान से देखो, जर्नल एंट्री खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया कॉन्ट्रा एंट्री है ये, तो अब कॉन्ट्रा एंट्री होगी हमारी। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे हम लिख देंगे अप्रैल 8, ठीक है। कैश डेबिट हो रहा है, क्या लिख दोगे? टू बैंक अकाउंट सी लिख देना, नहीं कॉन्ट्रा टू बैंक अकाउंट, कैश वाले में डेबिट में डाल देंगे। कैश डेबिट हो रहा है ना, तो डेबिट वाले साइड में कैश में डालेंगे, टू बैंक का नाम लिख देंगे। इसी तरह बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो क्रेडिट में बैंक वाले कॉलम में डालेंगे और क्या लिख देंगे? बाई कैश अकाउंट सी। ये हो गया अप्रैल 8। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और पॉइंट लेते हैं। मान लो लिखा है अप्रैल 9 में, अब समझते जाना, पॉइंट समझाता जाऊंगा मैं। लिखा है परचेज गुड्स फॉर चेक रुपीज 5000, यानी हमने गुड्स परचेज किया है और चेक दिया है 5000 का। तो परचेज किया है, और सोच के देखो, आप गुड्स परचेज करोगे तो पैसे जाएंगे ना, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे? अप्रैल 9 डालोगे, यहाँ पे अप्रैल 9 डालोगे, क्या लिख दोगे? बाई परचेज अकाउंट। लेकिन पेमेंट किससे गई है बताओ? चेक से गई है, इसलिए बैंक वाले कॉलम में एंट्री जाएगी। आप कोई भी चीज चेक से पेमेंट करोगे ना, कोई भी चीज परचेज कर रहे हो, चेक से पेमेंट कर रहे हो, तो बैंक वाले कॉलम में आपको एंट्री ट्रांसफर करनी है, क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोगों को। और देखते हैं पॉइंट। सोल्ड गुड्स 4 रुपीज
10,000 अप्रैल 10 को। सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000, हमने 10,000 रुपये का गुड्स क्या किया है, सोल्ड किया है। ठीक है, तो हम क्या, हमारे पास देखो गुड्स सोल्ड करोगे तो आपके पास क्या हुआ होगा, पैसा आएगा। मुनीम बनना है हमें, सोचना है आया या गया, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, आया होगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टू सेल्स अकाउंट, और कैश में डाल देंगे 10,000। कैश वाले कॉलम में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि कैश में आया होगा, यहाँ पे चेक से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अप्रैल 10 हो गया मेरा ये। इसी तरीके से मान लो लिखा है अप्रैल 11 में कि सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000 बाई चेक। अब क्या करोगे बताओ, यानी हमने माल बेचा है 10,000 का, वो भी चेक से पेमेंट हुई है, तो पैसा आया होगा ना, माल बेचोगे तो पैसा आया होगा। टू सेल्स अकाउंट क्या ले लेंगे हम, चेक से आया हमारा, तो 10,000 हम बैंक वाले कॉलम में डाल देंगे, क्योंकि इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, इसकी जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो भैया बैंक डेबिट हो रहा है, इसलिए डेबिट साइड में बैंक वाले में डाल दिया, टू सेल्स अकाउंट लिख के। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अप्रैल 11 का। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे आते हैं अप्रैल 12 में। सोल्ड गुड्स टू पंकज 300। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, सोल्ड गुड्स टू पंकज, हमने पंकज को गुड्स बेचा है 300 रुपये का। 300 रुपये का सामान हमने पंकज को बेचा है। अरे मेरे बच्चों, पंकज को बेचा है, नाम लिखा हुआ आ गया। जब भी नाम लिखा आता है तो इसका मतलब कौन सा सेल हुआ है, ये क्रेडिट सेल। तो आपको ना जब क्वेश्चन होंगे ना, उसके भीड़ में ना ऐसा पॉइंट दे देंगे जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन वाला होगा। ठीक है, आपको समझना है, नगद वाले डिस्को, उधार वाले किसको, यानी इसकी कोई एंट्री नहीं जानी है। नो एंट्री इन कैश बुक, क्योंकि इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि भैया क्रेडिट सेल हुआ है, क्रेडिट सेल की एंट्री कैश बुक में जानी ही नहीं है। तो जब आपको क्वेश्चन देंगे ना एग्जाम में भी, तो बीच में ऐसे ट्रांजेक्शन भी डाल देंगे, क्योंकि चेक करते हैं टीचर की पूरा पता है या नहीं पता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जोश में आके ना बच्चे गलती कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे गुड्स बेचा है किसको, पंकज को, नाम लिखा हुआ, इसका मतलब क्रेडिट सेल है, कैश तो कहीं नहीं लिखा। ठीक है, तो इसकी कोई एंट्री यहाँ नहीं जाएगी। ठीक है, मैं जानबूझ के ऐसे पॉइंट सारे ले ले रहा हूँ ताकि ना इस वीडियो में ना आपको पूरा समझ में आ रहा है क्या करना है भैया, क्या चीज कह रहा है ये, है ना। फिर मैं एक क्वेश्चन लूंगा, नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, आज टॉपिक बताऊंगा, सिर्फ आज समझाऊंगा कि किस चीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर क्वेश्चन भी ले लूंगा। ठीक है, तो याद रखना। तो आगे चलते हैं, मान लो लिखा है अप्रैल, मान लो 13 में लिखा है सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 आउट ऑफ विच 3,000 इन चेक। बोला का गुड्स हमने बेचा 5,000 रुपए का, उसमें से 3,000 रुपए चेक में बेचा है, यानी चेक मिला है 3,000 का, बाकी 2,000 हमें कैश मिला होगा। तो जरा इस पॉइंट को ध्यान देना। तो भैया हमने गुड्स बेचा तो पैसा आया होगा ना, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अप्रैल 13 टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 5,000 का गुड्स बेचा था, 3,000 चेक से आया है, तो 3,000 बैंक वाले कॉलम में डालेंगे और 2,000 डालेंगे हम कैश वाले कॉलम में, क्योंकि कैश 2,000 ही आया होगा। तो इस तरह के पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि इसमें 3,000 चेक से आया, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनी होगी। जनरल एंट्री भैया चिल्ला चिल्ला के बता रहा होता है क्या करना है आपको, ये बता रहा होगा क्या, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट तो 3,000 हो गया, सेल्स क्या है 5,000 का, 5,000 का, यानी कॉमन सेंस की बात है 2,000 हमारा कैश में जाएगा। क्लियर हो रही बात, इसलिए कैश में भी 2,000 आएगा और बैंक वाले कॉलम में 3,000 आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मान लो मैं एक और पॉइंट ले लेता हूं, अप्रैल 15 में लिखा है परचेज अ फर्नीचर ₹1,000। फर्नीचर हमने परचेज किया है, तो फर्नीचर हमने परचेज किया तो हमारे पास से तो पैसा गया होगा,
तो फर्नीचर हमने परचेज किया है तो पैसा हमारे पास से गया होगा, तो पैसा हमारे पास से गया होगा तो क्या लिखेंगे, बाई फर्नीचर अकाउंट। पैसा हमारा कैश में गया होगा क्योंकि यहाँ चेक का नाम नहीं लिखा हुआ है, यानी कैश वाले कॉलम में 1000 लिखेंगे। ठीक है, मान लो अप्रैल 16 में लिखा है परचेज आ मशीनरी ₹1000 फ्रॉम मोहन मशीनरीज। मान लो ये लिखा हुआ है कि हमने एक मशीनरी 1000 की खरीदी है मोहन मशीनरीज से। मोहन मशीनरीज फर्म का नाम है जिससे कि उन्होंने मशीनरी परचेज की है। कितने की, 1000। अरे मेरे बच्चों अभी थोड़ी देर पहले समझाया मैंने, देखो मशीनरी परचेज तो की है लेकिन मोहन मशीनरीज नाम लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, ये क्रेडिट परचेज होगा। तो क्या एंट्री जाएगी यहाँ पे, नहीं सर आपने तो पहले बता रखा है नगद वाले डिस्को उधार वाले किसको, तो ये वाली एंट्री नहीं जानी है। समझ में आ रही बात। तो ऐसे ही क्वेश्चन में ना ऐसे ही डाल देते हैं, 1-2 पॉइंट ऐसे ही डाल देंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि भैया उधार वाली तो जानी नहीं है, कैश बुक बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एंट्री जाएगी नहीं। ओके, आगे चले भाई। हाँ जी सर आगे चलो। तो आई होप यहां तक आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक पॉइंट और ले लेता हूं, छोड़ता तो हूं नहीं मैं, है ना। मान लो लिखा है परचेज फर्नीचर, चलो मशीनरी ले लेता हूं, मशीनरी ₹2000 पेड बाई चेक। अब आपको समझ में आ गया होगा, मशीनरी हमने परचेज की है, चेक से पेमेंट की है। क्या लिखोगे यहाँ पे, अप्रैल 18 बाई मशीनरी अकाउंट। पैसे गए होंगे ना हमारे पास से, लेकिन किस फॉर्म में गए होंगे, चेक से गई है पेमेंट, यानी बैंक वाले कॉलम में हमको डालना है। यानी ओवरऑल आपको अब तक जितने पॉइंट मैंने समझाए ना, उससे ये समझ में आ रहा होगा कि चेक से कोई ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, चेक से यदि कोई पेमेंट हो रही होगी तो बैंक वाले कॉलम में आपको एंट्री करनी है। और कुछ पैसा आपको रिसीव हो रहा होगा, जैसे कोई सामान बेचा, पैसे आए, तो कैश वाले कॉलम में एंट्री करनी है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री कैसे पास करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन पास करते ही नहीं है, तो उसके भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मिस्टर इंपॉर्टेंट, क्या भैया, मिस्टर इंपॉर्टेंट, यानी फोकस करना है। ठीक है, तो भाई आज 2 मिस्टर इंपॉर्टेंट लिए मैंने, दोनों मिस्टर इंपॉर्टेंट में आपको ध्यान रखना। पहला मिस्टर इंपॉर्टेंट वो क्या था, कॉन्ट्रा एंट्री थी हमारी। ठीक है, उसको। अब दूसरा मिस्टर इंपॉर्टेंट आया है, और ये मिस्टर इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है, ये मिस्टर इंपॉर्टेंट चेक ट्रांजैक्शंस के बारे में समझाएगा। ध्यान रखना, मिस्टर इंपॉर्टेंट जब लिख दूं ना तो ध्यान आपका ज्यादा होना चाहिए, कॉपी बढ़िया से खुली होनी चाहिए, और पेन का स्याही भी पूरा होना चाहिए ताकि लिखते समय ध्यान रहे। ठीक है ना, लिखना है। चेक ट्रांजैक्शंस में आते हैं। ठीक है, चेक ट्रांजैक्शंस यानी अब जितने भी हम पढ़ेंगे वहां पे चेक वाले ट्रांजैक्शन हम समझेंगे कैसे हमें यहाँ पे पास आउट करना है। ठीक है, मान लो लिखा है, मैंने अपनी मर्जी से एक पॉइंट ले लिया, अप्रैल 19 में मान लो लिखा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रेशमा। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझते रहना, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। रिसीव अ चेक फ्रॉम रेशमा 2000, यानी हमें एक चेक रिसीव हुआ है रेशमा से। मेरी बात एक ना ऐसे ऐसे गांठ बांध लेना दिमाग के अंदर। ठीक है, आपकी कभी गलती नहीं होगी कैश बुक के अंदर। ठीक है, दिमाग में गांठ बांध लो। क्या, अब देखो आपको कभी भी कोई चेक रिसीव हो, कभी भी कोई भी चेक रिसीव हो, तो आपको नीचे जरूर देखना है कि क्या उस चेक के बारे में और कुछ लिखी हुई है बात। तो अभी तो सिर्फ मुझे चेक रिसीव हुआ है रेशमा से। अब मान लो अप्रैल 20 में और कोई बातें ना लिखी हो, उस रेशमा के चेक के बारे में आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि वो रेशमा वाला चेक ना हमने उसी दिन बैंक में डाल दिया है, डिपॉजिटेड इनटू द सेम डे। ठीक है, कई बार तो आपकी हेल्प के लिए वो लोग लिख देते हैं कि रेशमा चेक डिपॉजिटेड इनटू द सेम डे, सेम डे में ही डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर, बट नहीं लिखा रहे ना और आगे कोई भी बातें ना लिखी हो उस चेक के बारे में, तो भी आपको एज्यूम क्या करना है कि उसी दिन हमने चेक
डिपॉजिट कर दिया था। तो इसकी जर्नल एंट्री इसकी जो ट्रांसफर करेंगे अप्रैल 20 में, तो रिसीव हुआ ना, तो पैसा आया होगा ना, चेक आया होगा ना, टू रेशमा लिख देंगे यहाँ पे, टू रेशमा, और बैंक वाले कॉलम में डाल देंगे कितना, 2000। समझ में आई बात? आगे चलते हैं, अभी और एक्सप्लेन करूंगा। ये तो मैंने ये एक्सप्लेन किया कि आपको चेक रिसीव हो और उस चेक के बारे में आगे कुछ ना बोल रखा हो, तो आप समझ लेना क्या, आप समझ लेना कि उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हो गया है, तो टू रेशमा लिख के बैंक वाले कॉलम में डाल दिया। अब आगे चलते हैं। मान लो 20 में लिखा है रिसीव अ चेक फ्रॉम आकाश। थोड़ा मैं इंक डाल लेता बच्चों, थोड़ा ना इंक धुंधला सा हो रहा है। तो बच्चों रिसीव अ चेक फ्रॉम आकाश, मान लेते हैं 3000 लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने इंक डाल लिया भाई, दिख रहा होगा सही से। रिसीव अ चेक फ्रॉम आकाश ₹3000, फिर लिखा है अप्रैल 21 को आकाश चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, अब आप जरा ध्यान दोगे ना बच्चों, तो आपको एक बात यहां दिख रही होगी कि अप्रैल 20 में आपको आकाश से एक चेक मिला था 3000 का, लेकिन अप्रैल 21 को हमने आकाश का चेक डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर, यानी किसी अलग डेट में हमने उसको डिपॉजिट किया, उस डेट को तो डिपॉजिट नहीं किया। तो इसको बोलते हैं चेक इन हैंड, यानी ये जो है अप्रैल 20 को, ये हमारे लिए क्या है, ये चेक इन हैंड है। तो चेक इन हैंड की कोई एंट्री ट्रांसफर नहीं की जाती। वो चेक कहीं गया ही नहीं, चेक उस दिन मिला, हमने डिपॉजिट ही नहीं किया, तो वह हमारा पास में ही पड़ा हुआ है ना, तो बैंक में तो गया नहीं होगा, तो इसकी नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। चेक इन हैंड की नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। बच्चों मैंने कहा था दिमाग में गांठ बांध लेना, तब समझना, ध्यान से समझना। चेक आपको कोई रिसीव हुआ है और उस चेक को उस दिन डिपॉजिट नहीं किया, किसी अदर डेट डिपॉजिट किया है, तो चेक इन हैंड की कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आपने कब चेक को जमा किया, आपने चेक को जमा किया है अप्रैल 21 को, तो अप्रैल 21 को आप यहां पे लिख दोगे टू आकाश, और अब डाल दोगे बैंक वाले कॉलम में, यानी 20 को तो कोई एंट्री नहीं होगी, 21 को एंट्री होगी, क्योंकि हमने 21 को डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी पॉइंट को मैं आगे और ले लेता हूं, यहां पे अप्रैल मान लो 23 लिखा है आकाश चेक डिसऑनर्ड बाई बैंक। आकाश का चेक ना बाउंस हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड होने का मतलब क्या होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बाउंस बोल देते, चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस के कई कारण होते हैं, ठीक है, हो सकता है उस डेट का चेक ना हो, या उसके अकाउंट में पैसे ना हो, साइन मैच ना कर रहा हो, कई तरह के रीजन होते हैं बाउंस होने के चेक, ठीक है। तो या चेक में कोई करेक्शन हो गया हो, कुछ गलती हो गई थी, ओवर राइटिंग हो गई है, बहुत सारे रीजन होते हैं चेक बाउंस होने के। तो चेक डिसऑनर्ड हो गया है बाई बैंक। तो आप एक चीज याद रखना, डिसऑनर्ड के बारे में याद रखना, डिसऑनर्ड वर्ड लिखा आ जाए कि चेक आपका डिसऑनर्ड हो गया, तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगी अप्रैल 23 को हम लिख देंगे बाई आकाश, और बैंक वाले कॉलम में डाल देंगे। देखो बार बार अमाउंट नहीं लिखा रहेगा, देखो आकाश चेक, अरे आकाश का चेक 3000 का था ना, तो 3000 अमाउंट हमारा 3000 ही तो रहेगा। तो ओवरऑल आपको एक बात समझ में आ रही है कि आपको चेक ट्रांजैक्शन में याद रखना है कि आपको कोई चेक रिसीव हुआ है और आगे उसके बारे में कुछ नहीं बोल रखा, तो आपको समझ जाना है कि हमने उसी दिन बैंक में उस चेक को डाल दिया। पहली बात तो ये बताया मैंने। फिर यदि आपको कोई चेक रिसीव हुआ है, उसके बाद किसी और डेट में यदि उस चेक को जमा किया गया है बैंक के अंदर, तो आपको याद रखना है चेक इन हैंड की कोई एंट्री नहीं करनी, जिस दिन जमा किया है उस दिन एंट्री हो जाएगी डेबिट साइड में। फिर मैंने आपको बताया यदि चेक डिसऑनर्ड हो जाए तो उसकी क्रेडिट साइड में एंट्री होगी, क्योंकि चेक डिसऑनर्ड का केस में क्या एंट्री होगी, जनरल एंट्री क्या होती है चेक डिसऑनर्ड के केस में, पार्टी को डेबिट कर देते हैं, आकाश को डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। तो भैया चिल्ला चिल्ला के कह रहा है बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में आकाश लिख के 3000 लिख देंगे। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक दो पॉइंट और ले लेता हूं चेक ट्रांजेक्शन्स वाले।
अब मान लेते हैं अप्रैल 24 को चेक रिसीव्ड फ्रॉम मयंक ₹2000 और अप्रैल 25 में 26 कर देता हूं, मयंक चेक एंडोज्ड इन फेवर ऑफ, यहाँ एंडोज्ड टू लिख देता हूं, एंडोज्ड टू हरीश को दे दिया हमने। यहां पे लिखा है एक चेक रिसीव हुआ था मयंक से और मयंक का चेक हमने एंडोर्स कर दिया हरीश को। तो आप ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, जब भी आपको चेक रिसीव होना तो उसके बारे में भी आगे कोई डेट लिखी हुई हो कि उस चेक के साथ क्या किया गया। इसका मतलब उस दिन तो हमने जमा नहीं किया, उस दिन तो चेक इन हैंड था जिस दिन हमें मिला, तो चेक इन हैंड की तो कोई एंट्री करनी नहीं, यानी इसकी कोई एंट्री होगी नहीं चेक इन हैंड की। लेकिन जब वो मेरे पास आया ना तो मैंने उस चेक को ना किसी और को दे दिया, है ना। जब चेक पे नाम नहीं लिखा होता है किसी बंदे का तो हम चेक एंडोर्स कर देते हैं, एंडोर्स मैंने किसी और को दे। मेरे को एक पार्टी से चेक मिला, नाम नहीं लिखवाया था उस पर, क्योंकि नाम लिखा होता तो उसी बंदे को मिलता है। तो चेक मिला, मैंने उस चेक से किसी और को पेमेंट कर दी, तो ये एंडोर्स हो गया। मयंक चेक एंडोर्स टू हरीश, मयंक का चेक मैंने हरीश को दे दिया। एक हाथ चेक आया, दूसरे हाथ से चेक चला गया, तो ना ही कैश कॉलम में कोई एंट्री हुई होगी, ना ही बैंक कॉलम में कोई एंट्री होगी, यानी चेक इन हैंड से चेक इन हैंड की पेमेंट हो गई हमारी। चेक इन हैंड आया, उसी चेक से हमने पेमेंट कर दी, तो बैंक में तो चेक गया ही नहीं, ना ही वो कैश में ट्रांसफर हुआ, तो वो सिर्फ पेमेंट चली गई हमारी। तो इन दोनों ही केस में क्या होगा, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। यानी आपको याद रखना है कि यदि कोई चेक एंडोर्स कर दिया गया हो तो उसकी भी कोई एंट्री नहीं होती है। नो एंट्री इन कैश बुक, कैश बुक में एंट्री नहीं होती है। क्लियर होगी बात, क्योंकि पार्टी से पार्टी कैंसिल हो गया, एक पार्टी से आया दूसरी पार्टी को दिया, यानी डेटर से क्रेडिटर्स कैंसिल आउट हुआ है, ना कि कैश और बैंक में कोई असर पड़ा। समझ में आ रही बात, एक हमारा डेटर्स बन गया, दूसरा हमारा क्रेडिटर्स था, तो डेटर्स से क्रेडिटर्स कवर हो गया, ठीक है। तो डेटर्स क्रेडिटर्स ने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया, तो ऐसे में कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे चेक वाले ट्रांजैक्शन की एंट्री थी जो कि मैंने आप लोगों को बताया। तो दो मिस्टर इंपॉर्टेंट थे, कॉन्ट्रा एंट्री बताया, चेक वाले ट्रांजैक्शन बताए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा एक, और जितना टॉपिक मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया है ना, वो आप लोग पूरे दिल से दिमाग से एकदम बढ़िया तरीके से नोट्स बनाकर समझते रहें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी बच्चों काफी यदि मैं इसमें क्वेश्चन लेता हूं तो, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नए एनर्जी के साथ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ। आप भी कॉन्फिडेंस में रहना, आप सारे टॉपिक पढ़ के आना, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझ में आने लग जाए कि हाँ क्वेश्चन कैसे हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। हाँ, यदि हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पूजा एकेडमी। बच्चों याद रखना, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है आपको अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट देने की हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश हमारी चलती रहेगी, ठीक है। आपका काम है शेयर करना, हमें प्रमोट करना। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।